तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। बता दें कि मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की और वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम राज्यों के सीएम शामिल हुए। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। तो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन चुने गए। उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ ली। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। तमाम राज्यों के सीएम कार्यक्रम में शिरकत किए। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इसी सितंबर के महीने में प्रदेश के तमाम स्कूलों की तिमाही परीक्षा होनी है, मगर शालाओं में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची है। इन 3 महीनों में छात्राओं को भले ही किताबों के दर्शन ना हुए, लेकिन नेताओं ने सियासी पोथी खोलकर बांटना शुरू कर दिया है। क्या है छात्रों और शिक्षकों की परेशानी, देखिए एक रिपोर्ट। तिमाही परीक्षा सिर पर है और छात्रों के पास पूरी किताबें नहीं। निजी स्कूलों में पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इस बार 5वीं से 8वीं तक की परीक्षा बोर्ड से होनी है, मगर किताबें अधूरी मिली है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ये आदेश निकालता है कि हमारी ही किताबें चलानी है, दूसरी किताबें नहीं चलानी है। ऐसा कम से कम 10 जिला शिक्षा अधिकारियों ने ऐसा आदेश निकाला था, जिसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट से आदेश तो ले लिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ एक काम जो पाठ्य पुस्तक निगम करता है किताबें छापने का, वो भी नहीं कर पा रहा है। और अब तो उन्होंने हाथ उठा दिया है। उनसे पूछो किताबें कहाँ हैं, तो बोलते हैं डिपो में। डिपो पे जाओ तो स्कूल वाले को ये बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई किताब नहीं है। अब इसमें हमारा कहना ये है कि अगर आप किताबें उपलब्ध नहीं करा सकते तो ये आदेश निकालने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है कि आपको यही किताबें चलानी है। जितनी खराब व्यवस्था इस साल किताबों को लेकर है, उतनी खराब व्यवस्था छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज तक कभी नहीं हुई। शालाओं में पुस्तकों को पाठ्य पुस्तक निगम भले ही नहीं पहुंचा पाया हो, मगर नेताओं ने सियासी किताबें खोल ली, और जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है। मतलब ये सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बनाए और छत्तीसगढ़ का भविष्य एक छत्तीसगढ़ अच्छा केरल जैसा राज्य बने। ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ आज भी सिर्फ खानापूर्ति करे, कॉपी किताब से दूर रहे, स्कूल बंद हो जाए, शिक्षक बस खानापूर्ति करे। ये सरकार चाहती है। इतने पद खाली है, भर्ती होना नहीं है। कभी बोलेंगे 5000 भर्ती करना है, 1 लाख से उतर गए 35,000, 35,000 से 20,000, 20,000 से 5,000। कब होगा भर्ती? 2 साल हो गए आपकी सरकार की। मतलब शिक्षा व्यवस्था को भी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों का हाल, 3 चीज में सरकार, आम जनता पूरी तरह से परेशान है। लेकिन ये सरकार में जंगल राज चल रहा है, तो सरकार को आम जनता की सरोकार से कोई मतलब नहीं है। उधर शिक्षा मंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है कि किताबों की कमी को पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम ने 8 से 10 लाख अतिरिक्त किताबें छपवाने का आदेश दिया है। सभी सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंचा दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग सारे स्कूलों पे पहुंच चुका है। जिन स्कूल के जो ज़्यादातर शिकायतें निजी स्कूलों में आई हैं, जो स्कैनर से एक जो बार कोड है, वो बार कोड को स्कैन करना है,
जहाँ ये दिक्कत आई है, अभी हमने निर्देश दिया है, अगर मान लो बार कोड अगर काम स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो आप सेल साइन लगा के उनको दें। तिमाही परीक्षा सिर पर है और शालाओं में किताबें भले ही ना पहुंची हो, मगर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सियासत की पोथी जरूर बांटना शुरू कर दिया है। मगर असल सवाल तो ये है कि बिना पुस्तकों के आधे अधूरे ज्ञान के सहारे छत्तीसगढ़ के बच्चे इम्तिहान कैसे देंगे। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच कोंडागांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। करंट लगने से मासूम बच्ची की मौत हो गई है। आंगनबाड़ी के गेट में करंट लगने से मासूम की जान चली गई है। पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मर्दापाल थाना क्षेत्र के आश्रित ग्राम पदेली आंगनबाड़ी केंद्र की ये घटना है। तो कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां करंट लगने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। आंगनबाड़ी के गेट में करंट लगने से मासूम की जान चली गई है। पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मर्दापाल थाना क्षेत्र के आश्रित ग्राम पदेली आंगनबाड़ी केंद्र की ये घटना है। तो कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां करंट लगने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करंट लगने से मासूम बच्ची की मौत हो गई। मर्दापाल थाना क्षेत्र के आश्रित ग्राम पदेली आंगनबाड़ी केंद्र की ये घटना बताई जा रही है। उधर खैरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार बेकाबू एम्बुलेंस घर में जा घुसी। मकान का दीवार तोड़कर एम्बुलेंस घर अंदर जा घुसी है। अनियंत्रित एम्बुलेंस की चपेट में आने से कई युवक की मौत हो गई। दाऊ चौरा नाका के पास ये बड़ा हादसा देखने को मिला। तो अनियंत्रित एम्बुलेंस एक मकान के अंदर जा घुसी। दाऊ चौरा नाका के पास की घटना बताई जा रही है और इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो खैरागढ़ से ये तस्वीरें सामने आई, जहां बेकाबू अनियंत्रित एम्बुलेंस एक मकान के अंदर जा घुसी। इस दौरान एक युवक की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। दाऊचौरा नाका के पास ये बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां अनियंत्रित एम्बुलेंस घर में जा घुसी और इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो अनियंत्रित एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। दाऊचौरा नाका के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको खैरागढ़ से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बेकाबू एम्बुलेंस जो है घर में जा घुसी। मकान का दीवार तोड़कर एम्बुलेंस अंदर जा घुसी और इस दौरान अनियंत्रित एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो तेज रफ्तार बेकाबू एम्बुलेंस घर के अंदर जा घुसी। मकान का दीवार तोड़कर एम्बुलेंस घुसी। अनियंत्रित एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही। समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह ने किया सुसाइड। घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पत्नी से विवाद के बाद सुसाइड की या आशंका जताई जा रही है। आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर थे तैनात नगर कोतवाली के पूरे केशवराय गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां समाज कल्याण विभाग में पदस्थ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। फांसी लगाकर यहां आत्महत्या की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। केशवराय गांव का ये घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी एक बार फिर से चर्चाओं में है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद अब ग्वालियर में भाजपा की महिला पार्षद अपर्णा पाटिल ने शराब की दुकानों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं और छात्राओं के साथ हो रही छेड़छाड़ और धार्मिक स्थलों के पास खोली गई शराब दुकानों के खिलाफ अब आवाज बुलंद हो रही है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम की वार्ड क्रमांक 58 से भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने शहर में शराब दुकानों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। उनका आरोप है कि स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के पास नियमों को ताक पर रखकर शराब की दुकानें चलाई जा रही है, जिससे महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार शराब की दुकानों के बाहर खड़े होकर वीडियो जारी किए और आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
ग्वालियर में शराबबंदी की मांग, भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने उठाई आवाज। मंदिरों और स्कूलों के पास खुली शराब की दुकानें, महिला और छात्रा को हो रही भारी परेशानी। शराबियों की हरकतों से बढ़ रही छेड़खानी की घटनाएं, आबकारी विभाग पर शराब माफियाओं से मिली भगत का आरोप। पार्षद ने अचलेश्वर महादेव मंदिर में की प्रार्थना, महिलाओं ने किया समर्थन, मांगी पूर्ण शराबबंदी। कांग्रेस ने सरकार को बताया माफियाओं का समर्थक। जी मैंने जो प्रार्थना की है उस पर अब अमल होना दिखाई दे रहा है। मैं मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पे भी गई थी, मुझे वहाँ जो बच्चे नशा करते वो भी नहीं दिख रहे। अब 1 महीना कम से कम मैं अब इंतज़ार करूँगी और हमें सांसद महोदय जी ने भी कहा है कि मैं आपके इस पर संज्ञान लिया है और उस पर काम करूँगी। शराब कहे मैंने अब की नशा है जो परिवारों को तहस नहस कर देता है, उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है। आजकल दिन बर दिन लोग शराबी ही होते जा रहे हैं। आजकल जो नया यूथ का कल्चर है, चाहे वो लड़कियां तक भी आजकल है कि वो शराब के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित होती जा रही हैं। नए यूथ है, कॉलेजेस वगैरह में पार्टी क्लब्स ये सब भी है कि ये मतलब अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि शराब अगर ये लत लग जाएगी तो परिवार तहस नहस हो जाते हैं। बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, माहौल है शराबी, कोई शाम को घर आ रहा है अपनी पत्नी को पीट रहा है, डांट रहा है, उससे बच्चों पे भी मानसिकता पे बहुत ज्यादा असर आ रहा है। परिवार में नकारात्मक चीजें फैली जा रही हैं, आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। ये रहता है ना कि हम जा रहे हैं और जो शराबी होते हैं वो अपनी इस मानसिक स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से खो देते हैं, ठीक है। और जिसमें कि एक महिला को निकलने में या उस और दूसरी बात ये भी होती है कि शराबी अपनी मानसिक स्थिति खोने के बाद में उसे स्वयं को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। उसके शरीर में, उसके जन धन में जो हानि होती है, उसके पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती हैं, जिससे कि हमें तो ये लगता है कि इस शराब के विरुद्ध हमें पूरे समाज को एकजुट होकर काम करना चाहिए। एक और जहां महिला पार्षद की इस मुहिम को ग्वालियर की महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है, तो वहीं इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस का तो आरोप है कि महिला पार्षद शराबबंदी को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन आबकारी विभाग और सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो वही भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सही समय पर सरकार निर्णय लेगी और उचित कार्रवाई भी करेगी। देखिए, ग्वालियर के पार्षद जो हैं पाटिल जी, वो पूर्ण रूप से अपनी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुझे लगता है कि उनका मोह भंग हो गया, बल्कि उनका विश्वास ही खत्म हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से शराबबंदी के लिए एक महिला जाके अंत में जाके भगवान भोलेनाथ की शरण में जाती है, इसका मतलब यह है कि उनका विश्वास पार्टी से और सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की, वो खो चुकी है। उन्हें विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी करेगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं नशाखोरी हो रही है पूरे जिले में, विशेषकर ग्वालियर में, और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जो नेता है उनका बर्दाश्त है, उनकी जेबें गर्म की जा रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के जो माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनने जब नशाखोरी पर बात की तो पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ आंदोलन किया गया, उनको बदनाम किया गया। शराबबंदी का सवाल है, ये निर्णय शासन को लेना है और पहले भी इस पर कई बार बहस भी हो चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है कि उचित समय पर सरकार इस संबंध में भी उचित निर्णय लेगी। जब तक ग्वालियर की बात है, ग्वालियर में भी अगर शराब की दुकानें खोलने में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन हुआ है, उचित निर्णय लेकर नई दुकानें खोली गई है तो इसकी शिकायत किए जाने पर, जांच किए जाने पर कार्रवाई होती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा जनरल चौराहे पर जो दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद की गई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कांग्रेस से भी कि अगर इस तरह के कोई नियम के विरुद्ध काम हो रहा है तो उसकी शिकायत को करें, सरकार से करें, आबकारी विभाग से करें। मुझे पूरा भरोसा है कि उस पर कार्रवाई होगी। अब ये मामला सिर्फ एक वार्ड या एक नेता का नहीं रहा। शराबबंदी को लेकर उठ रही ये आवाजें धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रही है। सवाल ये है कि क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर महिलाओं को एक और लंबी लड़ाई लड़नी होगी। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।
और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ था जिससे दोनों के बीच दूरियां होने की बात कही जा रही थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह के एक इंटरव्यू के बाद मामले में जमकर राजनीति हुई थी। दिग्विजय सिंह ने मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरने को लेकर कुछ बयान दिए थे, जिस पर कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में दोनों के बीच मतभेदों की खबरें जमकर चली थी। लेकिन दिल्ली में दोनों दिग्गजों की मुलाकात के बाद एक बार फिर सारी अटकलों पर तो विराम लगता नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने खुद फेसबुक पर दोनों की मुलाकात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट करते हुए बड़ी बात लिखी है। दिग्विजय ने लिखा कि कमलनाथ जी और मेरे लगभग 50 सालों के पारिवारिक संबंध रहे। हमारे राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे और ये स्वाभाविक भी है। छोटे मोटे मतभेद रहे लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा।